देश में कई ऐसे सेक्शन है, कई ऐसे क्षेत्र हैं, दिल्ली से 50 किलोमीटर राइट और लेफ्ट दोनों, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी, सुदूर नॉर्थ ईस्ट में भी, पश्चिम बंगाल में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, जहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वहां डेमोग्राफी इतनी बदल रही है कि वहां के अगर जो 20 साल बाद अपने ही गांव में लोग जाते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं। एक विजुअल आपको दिखा रहा हूं। एक व्यक्ति बहुत समय बाद पश्चिम बंगाल के हुगली गया, सुधांशु त्रिवेदी इन द वीडियो ऑफ हुगली। वो समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। वीडियो बड़ी गरिमा, आई डोंट वांट एवरीवन, आई ओनली वांट सुधांशु त्रिवेदी इन द वीडियो। वीडियो को बड़ा कीजिए। वो वीडियो में बहुत सारे लोग शायद नमाज पढ़ रहे हैं या कुछ रिलीजियस फंक्शन चल रहा है। ये वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ। अगर ये हुगली का है, नहीं है तो ऐसे बहुत सारे विजुअल्स अलग अलग प्रदेशों से आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद कितने वीडियो डाले हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, कि पूरे क्षेत्र का, पूरे नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफी डेलिबरेटली चेंज करने की कोशिश हो रही है। पश्चिम बंगाल में आप ही के नेता सुकांता मजुमदार ने यह दावा किया है कि ममता बनर्जी डेमोग्राफी बदलना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में आपके कितने भाजपा के नेता हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सब पे यह आरोप लगाया है कि जानबूझ के डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है। वीडियो गरिमा, आई डोंट वांट सुकांता मजुमदार वीडियो। ये अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो ये कोई बाहर से आए हुए लोग थोड़ी हैं। ये काउंटर आता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, सुधांशु जी, सांसद जी, कि अगर वो टोपी पहनते हैं, छोटा पजामा पहनते हैं, लंबा कुर्ता पहनते हैं तो क्या वो हिंदुस्तानी नहीं? अगर वो एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उसमें क्या खराबी है? वो भी तो हिंदुस्तानी है। क्या डेमोग्राफी चेंज नॉर्मल है या डेमोग्राफी चेंज का कोई फायदा नुकसान है? सुधांशु त्रिवेदी एंड राजकुमार भाटी। सुधांशु जी, शुरुआत आपसे। देखिए, डेमोग्राफी चेंज यानी जनसंख्या के स्वरूप का बदलाव कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह देश की पहचान और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा नेशनल डेमोग्राफिक मिशन की शुरुआत की है। यानी बाकायदा सरकार इसके ऊपर एक व्यापक व्यवस्थित अध्ययन करेगी। यहाँ कोई टोपी पहने हो या कुर्ता पजामा पहने हो या दाढ़ी बढ़ाए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर तो मैं कहना चाहूँगा, उनके अंदर तो कॉन्फिडेंस है क्योंकि वो लड़के जीतते हैं। ना उन्हें दाढ़ी बढ़ाने में हिचक है, ना टोपी पहनने में, ना टखने तक का पैजामा पहनने में, और ना कुर्ता लंबा पहनने में। हमारे यहाँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। हमने चोटियां रखनी छोड़ दी, हमने तिलक लगाना छोड़ दिया, और तो और जो जनेऊ पहनता था कोई शर्ट के अंदर, वो भी बैकवर्डनेस के चलते छोड़ दिया। और तो और आपस में एक दूसरे पे लड़ने लगे, एक दूसरे के बारे में तमाम आपत्तिजनक बातें धर्म ग्रंथों पे, समाज के एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के ऊपर तमाम वो करने के उस षड्यंत्र में हम फंसते चले गए। और पश्चिम बंगाल की जनता को याद रखना चाहिए सिलहट का उदाहरण। सिलहट एक क्षेत्र था जिसे लोकसभा चुनाव के जिस समय 1947 के पहले यह चुनाव से तय होना था कि वो भारत में रहेगा या पाकिस्तान में। वो आज के बांग्लादेश में है। उसका प्राचीन नाम था श्रीहट्ट। और वहां पर हिंदुओं में सबसे बड़ी संख्या जो थी वो शेड्यूल कास्ट में एक जाति की थी, जिसके नेता थे जोगेंद्रनाथ मंडल, वही जो आजकल भी बहुत सारे लोगों को मुगालता है। जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपनी जाति के लोगों से कहा कि तुम कांग्रेस के पक्ष में वोट मत देना। उस समय कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी। हमारा मुस्लिम लीग से बात हो गई है, हम मुस्लिम लीग के साथ रहेंगे, यह हमें सत्ता में स्थान देगी। कांग्रेस में तो अपर कास्ट हिंदुओं का शासन आने वाला है, इसलिए तुम्हें इसमें स्थान नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा। और उनके बहकावे में आकर हिंदू समाज बटा और सिलहट भारत से कटा और जाके पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में मिल गया 1947 में। और केवल 3 साल के बाद 9 अक्टूबर 1950 डेमोग्राफी चेंज होकर क्या दर्शाती है यह आप जाके पढ़ लीजिएगा। 9 अक्टूबर 1950 जोगेंद्रनाथ मंडल का इस्तीफा। उन्होंने दुखी होकर लिखा, जिस ढंग से गांवों में घेर घेर कर हिंदुओं को मारा गया, उन्हीं के जाति के लोगों को मारा गया, उन्हीं के जाति के लोगों को काटा गया। किसी ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि इस जात का उस जात का, एक ही ऑप्शन रखा, कट जाओ या कन्वर्ट हो जाओ। उन्होंने लियाकत अली से गुहार लगाई, कोई सुनवाई नहीं की गई। आखिर में उन्होंने इस्तीफा दिया 9 अक्टूबर 1950 को। 10-11 पेज का इस्तीफा है, पढ़ लीजिए, आंखें खुल जाएंगी कि डेमोग्राफी चेंज होने से क्या होता है। और वहीं पर
डॉक्टर अंबेडकर ने यह लिखा उसी समय। उन्होंने कहा कि भली बात ही समझ जाओ, इस गलतफहमी में मत रहना कि तुमको फलां का साथ मिलेगा और सत्ता में स्थान मिलेगा, बिल्कुल भरोसा मत करना। यह डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा और कहा। इसलिए पाकिस्तान और हैदराबाद रियासत, उस समय तक हैदराबाद भारत में नहीं आया था, वहां पे जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हों, जिस रास्ते से पाए रास्ता भारत में आ जाएं, अन्यथा उनके साथ बहुत बुरा होगा। और 3 साल बाद बुरा हुआ, सब कुछ दिखाई पड़ा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत में कश्मीर, जिस समय कश्मीर में डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल गई, 1990 में सब भगा दिए गए हिंदू, उसके बाद क्या हुआ? घनघोर आतंकवाद का केंद्र बना कि नहीं बना? बताइए। डेमोग्राफी चेंज होने के बाद दुनिया में क्या होता, मैं याद दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां विद्वान लोग बैठे हैं, इनसे पूछिए आज से केवल 50 साल पहले पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट किस शहर को कहा जाता था? बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज थी, पढ़ाई लिखाई थी, ये डेवलपमेंट की बात जो लोग कहते हैं, महंगाई बेरोजगारी नहीं थी, बहुत अच्छा था। पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट, बेरूत में स्थिति क्या थी? 70% ईसाई, 30% मुस्लिम। और फिर यह कहा गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, और ईसाई समाज में भी आपस में चलने लगा कि राष्ट्रपति एक समय इनका बनेगा, एक समय उनका बनेगा। जैसे ही संख्या ज्यादा आई, उन्होंने कहा कि एक बार मुस्लिम का बनेगा, एक बार ईसाई का बनेगा। ईसाई समाज आपस में विभाजित होने लगा कि हमारे में से बनेगा कि तुम्हारे में से। और जिस दिन संख्या 50 के आसपास पहुंची, आप देखिए लेबनान कहां है? कहां है लेबनान? कहां है बेरूत? कहां है वो यूनिवर्सिटीज? कहां है वो स्टॉक एक्सचेंज? कहां है वो इंडस्ट्रीज? आज हिजबुल्लाह का सेंटर है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो इसको न देख पा रहा हो, न समझ पा रहा हो, या तो वो देश के प्रति बहुत बड़ा धोखा दे रहा है, या वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह है ऐश्वर्य जी, कि नदी के किनारे कोई व्यक्ति लेटा हो और बाढ़ आती हुई दिखाई पड़ रही हो, पर वो मुंह ढक के सो रहा हो कि अरे वाह, मुझे तो कितनी रिमझिम बारिश नजर आ रही है, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। चंद मिनटों के बाद या एक आध घंटे के बाद वो उस बाढ़ में समा जाएगा, ये उसको समझ में ना आ रहा हो। जो सुकांतो मजूमदार जी ने कहा वही जोगेंद्रनाथ मंडल जी के साथ हुआ था। फिर कोई मंडल वहां का नेता नहीं बना, कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, और आज जो अधिकांश लोग मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, अधिकांश लोग अनुसूचित जाति से या अत्यंत पिछड़े वर्ग से हैं। सीए के तहत जो लोग वहां से, और यह बात जोगेंद्रनाथ मंडल ने लिखी है, उन्होंने लिखा है कि जो लोग थोड़े सक्षम थे, जिनके पास थोड़े संसाधन थे, उन्होंने यह भी लिखा है जो लोग थोड़ी ऊंची जातियों के थे, वो परिस्थितियों को पहले भाप गए और चले गए, और सबसे बुरा समय आया हमारे वर्ग के लोगों के साथ। इसलिए मुझे लगता है सामने देखते हुए आंखों देखी मक्खी निगलना, आपने सुना होगा ऐश्वर्य जी कहावत, पर यह आंखों देखना बिच्छू निगलना अगर किसी को कहते हैं तो वो आज इंडी गठबंधन के नेता कर रहे हैं।